नमस्कार साथियों सरफेस केमिस्ट्री का ये चौथा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं उत्प्रेरण के सिद्धांत। और उत्प्रेरण के सिद्धांत में अपन मेनली जो आज डिस्कस करेंगे माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। उत्प्रेरण के सिद्धांत में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। लास्ट तक देखिएगा ये वीडियो, आपको सारी चीज़ें यहीं पर याद हो जाएगी, यहीं पर सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो ये जो है बात करें हम कि इसकी क्रियाविधि की, तो क्या होता है कि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसकी सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम वो बात करते हैं कोई भी रिएक्शन से, जैसे लिखते हैं, जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो रिएक्शन हो रही है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये रिएक्शन हो रही है और ये बन रहा है अमोनिया। ठीक है, एक तो ये सिंपल रिएक्शन हो रही है और एक इसी रिएक्शन में हम ले लें उत्प्रेरक ले लें 3H2। ठीक है, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में और ये जो है NH3 बन रहा है। यहाँ पर हमने उत्प्रेरक लिया, यहाँ पर उत्प्रेरक नहीं लिया। तो आप ये समझिए कि अगर मैंने उत्प्रेरक ले लिया तो ये जो है इस तरीके से उत्प्रेरक ले लिया तो ये जो है अपने को ये वाला कर्व मिलेगा इस तरीके से, और उत्प्रेरक न लिया तो अपने को ये इतना लंबा मार्ग जो है उससे जाना पड़ेगा, मतलब समय लग जाएगा। कोई केमिकल रिएक्शन अगर 10 घंटे में हो रही है तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में शायद वो रिएक्शन आधे घंटे में हो जाए, 15 मिनट में हो जाए। तो उत्प्रेरक का इस टाइप से यूटिलाइजेशन होता है। उत्प्रेरक जो होता है वो किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो कोई भी अभिकारक जब उत्पाद में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, आवश्यक होती है उतनी एक्टिवेशन एनर्जी। उतनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तभी जो है बॉन्ड टूटेंगे और एक दूसरे में बॉन्ड जो है कन्वर्ट होंगे, फिर आपका उत्पाद बनेगा। ये होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो ये जो पथ है, मार्ग है, उस मार्ग को क्या कर दिया, कम कर दिया। जल्दी से पहुंच गए अपन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मतलब कहीं पे पैदल जा रहे हैं, पैदल चलने के बजाय हम जो है किससे चले गए, मोटरसाइकिल से चले गए, तो जल्दी से पहुंच गए अपने गंतव्य स्थान पर। तो ये होता है। तो देखो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है तो सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए। और यहाँ पर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हो रही है तो सक्रियण ऊर्जा की क्या होती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तभी जाके आपको क्या मिलेगा, अभिकारक जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी अधिक, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रही है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है। देखिए किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति से उसकी सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम। सक्रियण ऊर्जा इसको EA से रिप्रेजेंट करते हैं। EA बोलो तो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिव मतलब सक्रिय होना, तो एक्टिवेशन एनर्जी, EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। तो उसकी सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जल्दी अभिक्रिया हो जाएगी, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और अभिक्रिया शीघ्र संपन्न हो जाती है, जल्दी संपन्न हो जाएगी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक अपनी मौलिक रासायनिक अवस्था में प्राप्त हो जाता है। अभिक्रिया के अंत में वापस आपको उत्प्रेरक उसकी मौलिक रासायनिक अवस्था में वापस प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो अभिकारक के साथ मिलकर कोई अलग से कोई कंपाउंड नहीं बना रहा है। मौलिक रासायनिक अवस्था में प्राप्त हो जाता है। उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन संभव है। हो सकता है कि उत्प्रेरक सॉलिड में हो तो थोड़ा लिक्विड वगैरह में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उसकी रासायनिक अवस्था में कोई चेंज ना आएगा बिल्कुल भी। भौतिक अवस्था में कुछ चेंज हो सकता है और उत्प्रेरक जो है वो किसी अभिकारक के साथ में मिलकर कोई नया प्रोडक्ट या नया उत्पाद नहीं बनाएगा। वो वापस क्या हो जाएगा, वापस अभिक्रिया के अंत में वापस आकर खड़ा हो जाएगा, वापस जैसा था वैसा के वैसा ही। ठीक है, कुछ भौतिक अवस्था में जरूर चेंज हो सकता है, बाकी वो कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा। अब देखिए हम बात करें कि माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत। ठीक है, माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत, मान लीजिए ये जो कोई उत्प्रेरक क्या कर रहा है, उत्प्रेरक माध्यमिक यौगिक मतलब एक तरह से मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। किसकी भूमिका निभा रहा है, मीडिएटर की। यहाँ पर आप देखिए ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पर ये अभिकारक है और ये है उत्प्रेरक, ये कैटलिस्ट। ठीक है, क्या किया, ए ने सी से, तो ये सी गया ए के पास, बातचीत करी। ठीक है, AC एक माध्यमिक यौगिक बन गया। अगली स्टेप में क्या किया, इसने जो C ने किससे मिलवा दिया, C ने
ए को बी से मिलवा दिया और प्रोडक्ट बन गया ए बी, और क्या हुआ, उत्प्रेरक वापस निकल गया। मतलब मेरे को तो आपको दोनों को मिलवाने का काम था, वापस वो अपनी जगह पर वापस निकल गया। वापस उसका काम हुई है, वापस ए को पकड़ेगा और एसी कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर एसी कॉम्प्लेक्स किससे, उत्प्रेरक साथ में रह रहा है ए के, और किससे संपर्क करवाया, बी से, और ए बी जैसे मिले कि वापस सी जो है निकल गया, मतलब कैटलिस्ट वापस निकल गया। मान लीजिए आपको किसी पर्सन को, एक्स पर्सन को वाई से मिलवाना है, एक्स पर्सन को वाई से मिलवाना है, दोनों की आपस में रिएक्शन होगी और एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कैटलिस्ट ने ए से संपर्क किया, एक्स पर्सन से संपर्क किया, एक्स से संपर्क किया और फिर उसको किससे, वाई के पास गए, तो एक्स और वाई दोनों मिल गए, वापस कैटलिस्ट अपनी जगह से हट गया, उन दोनों को काम हो गया, वो दोनों आपस में मिल लिए। ठीक है, मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है यहाँ पर माध्यमिक यौगिक बनने के सिद्धांत के आधार पर। तो अगर ये चीज़ पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ आपको अभी के अभी पूरी याद हो जाएगी, पूरी अभी की अभी समझ में आ जाएगी ये चीज़। ध्यान से देखिएगा, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत सममांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है, सममांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है भैया। सममांगी उत्प्रेरण बोले तो क्या होता है, जिसमें उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की भौतिक अवस्था यदि समान हो तो उसे क्या कहते हैं, सममांगी उत्प्रेरण। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया, तो एक दूसरे से रिलेटेड चीजें आती रहती है भैया। तो सममांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत सममांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों में से एक अभिकारक और उत्प्रेरक, दो अभिकारक थे अपने पास, दो अभिकारक कैसे, जैसे A प्लस बी, और ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया हो रही है, ठीक है, और ये बन रहा है, माना कि ए बी बन रहा है। तो ये कैसे बन रहा है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये ए बी कैसे बना, ये देख रहे हैं। तो यहां पर ये उत्प्रेरक है, यहां पर ये अभिकारक है। तो पहले दोनों अलग अलग है, ए अलग बैठा हुआ है, बी अलग बैठा हुआ है, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है। उत्प्रेरक सी ने, सी पहले किससे अटैच हुआ, ए से अटैच हुआ, और एक माध्यमिक यौगिक बन गया, क्या बन गया, ए सी। फिर उठाया बी को, बी से फिर संपर्क हुआ, तो ए सी से फिर ए किधर अटैच हो गया, बी की तरफ, और वापस सी क्या है, उत्प्रेरक जो है वापस निकल गया। इससे रिलेटेड अपन रिएक्शन भी देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों में से एक अभिकारक, दोनों अभिकारकों में से एक अभिकारक है ना, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों में से एक अभिकारक और उत्प्रेरक परस्पर संयोग करके एक माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा। माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक, ये माध्यमिक यौगिक बना, माध्यमिक यौगिक दूसरा अभिकारक कौन सा, ये वाला पहला अभिकारक ये हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा अभिकारक हो गया। माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप उत्पाद बनते हैं। क्या बनते हैं, उत्पाद। ये उत्पाद बन गया आपके सामने, उत्पाद बनते हैं, और उत्प्रेरक मुक्त होकर पुनः अपने मूल रूप में प्राप्त हो गया। वापस आपको उत्प्रेरक पुनः मूल रूप में आ जाता है। यह क्रम चलता रहता है और अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न होती रहती है। तो ये प्रोसेस है भैया, मेरी बात समझ में आ रही। अब देखिए आप यहाँ पर मान लो ए तथा बी दो अभिकारक हैं, ए तथा बी दो अभिकारक हैं, तथा सी क्या है, अपने उत्प्रेरक लिया, और ए बी अभिक्रिया का उत्पाद बना। ए बी अभिक्रिया का क्या बना, उत्पाद बना। ये क्या है, अभिकारक है। तो उत्प्रेरक माध्यमिक यौगिक के रूप में कैसे काम कर रहा है ना, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सी है ना, अनुसार प्रत्येक सी की उपस्थिति में अभिकारक ए और बी से उत्पाद ए बी निम्न पदों में बनता है। कैसे, ए अभिकारक सी ए सी बना, ए सी माध्यमिक यौगिक है, फिर बी से संपर्क हुआ, ए बी उत्पाद बन गया और सी वापस निकल गया। सी का काम हो गया इन दोनों को मिलवाने का। और सी की अनुपस्थिति में अगर अभिक्रिया होगी तो कुछ नहीं लिखा अपनों ने यहाँ पर, तो ए प्लस बी और ए बी बन रहा हो, तो सी की अनुपस्थिति में होगी। तो शायद इनके आपस में जुड़ने में या रिएक्शन होने में ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है, समझ में आया। एक बार और समझा लेता हूँ। यहाँ पर बात करी अपनों ने क्रियाविधि की, तो किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति से उसकी सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है, सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जल्दी अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी।
अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक अपनी मौलिक रासायनिक अवस्था में प्राप्त हो जाता है। वापस आपको उत्प्रेरक अपनी मौलिक रासायनिक अवस्था में प्राप्त हो जाता है। हो सकता है किसी कंडीशन में कि उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन संभव है, भौतिक अवस्था में कुछ चेंज हो सकता है। भौतिक अवस्था कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। तो कुछ चेंज किसी रिएक्शन में संभव है, पॉसिबल है, लेकिन वो किसी अभिकारक के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ये आपको ग्राफ समझ में आ गया? ये ग्राफ खींच रखा है ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रकृति के बीच में। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपने को एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। सक्रियण ऊर्जा का मान यहाँ पर क्या हो गया? कम हो गया। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। इस एग्जाम्पल को अपन किसी रिएक्शन के थ्रू समझते हैं और इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए, इसको समझने के लिए, माध्यमिक यौगिकों का सिद्धांत समझने के लिए हम एक रिएक्शन समझ लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनना। ये बहुत फैक्ट एग्जाम्पल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको फार्मूला मालूम होगा। क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला? H2SO4। क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है। अब देखिए, अब फार्मूला आपको ये भी मालूम होना चाहिए किसका? डाई एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH प्लस C2H5OH। ये दो मॉलिक्यूल ले लिए अपनों ने, इसको माना A और इसको माना B। ठीक है, यहाँ पर ये हो रहा है C2H5O प्लस H2O। ठीक है, ये बना आपका मेन प्रोडक्ट, ये बन गया प्रोडक्ट। यहाँ पे C और ये D मान लो, ये मेन प्रोडक्ट बन गया आपके पास में। इसको कहूँगा मैं डाई एथिल ईथर। और ये क्या है? एथिल अल्कोहल। ये है एथिल अल्कोहल। अब यही रिएक्शन अपन करवा रहे हैं H2SO4 की प्रेजेंस में। ये जो रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। कैसे होगी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन? ये लिया देखो C2H5OH प्लस HHSO4। ऐसे लिख लो H2SO4 को, HHSO4। तो यहाँ पर आपके सामने ये A हो गया, ये C हो गया, कैटलिस्ट हो गया A और C। यहाँ पे हो जाएगा C2H5HSO4, है ना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ से ये H2O निकल जाएगा, यहाँ से ये H2O आउट हो गया। C2H5HSO4 ये आपके AC टाइप जो आप ये बना लेते ना माध्यमिक यौगिक, तो इसको क्या कहूँगा? माध्यमिक यौगिक। ये है माध्यमिक यौगिक। और ये क्या है? अभिकारक अणु। कौन सा वाला है? ये A वाला, A। और ये है उत्प्रेरक, ये है उत्प्रेरक। अब ये माध्यमिक यौगिक C2H5HSO4 प्लस अगला वाला मॉलिक्यूल उतार देते हैं C2H5O और ये H, ये हो जाएगा वापस जो है ये भाई साहब वापस ये जो निकल जाएंगे H2SO4, ये H2SO4 निकल गया और ये C2H5O C2H5, ये हो गया C2H5O C2H5 प्लस H2SO4 ये है उत्प्रेरक। ओके, और ये है उत्पाद। क्या है? डाई एथिल ईथर। तो ये एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर का बनना किसका आधार पर? माध्यमिक उत्प्रेरक का माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के ऊपर आधारित है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर बनना, तो एथिल अल्कोहल ये है और क्या बन रहा है? डाई एथिल ईथर बन रहा है आपके सामने। क्या बन रहा है? डाई एथिल ईथर। ठीक है, अब ये तो डायरेक्ट रिएक्शन हो गई, A प्लस B से C प्लस D प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर कोई कैटलिस्ट, नो कैटलिस्ट है ना, यहाँ पर नो कैटलिस्ट। अब इफ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है आसानी से ये रिएक्शन। तो यहाँ पर
उत्प्रेरक की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगर उत्प्रेरक ना होगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को जो है निकालने का काम कौन करेगा? ये उत्प्रेरक ही करता है उसको वाटर मॉलिक्यूल निकालने का काम। देखिएगा, अभिकारक अणु C2H5OH, यहाँ से H2O निकला और ये बन गया C2H5HSO4, C2H5HSO4, ये माध्यमिक यौगिक बन गया। C2H5HSO4 को यहाँ लिखा, ये H2SO4 उत्प्रेरक वापस निकल गया और ये हो गया C2H5O, C2H5 डाईएथिल ईथर, ये आपका बन गया, उत्पाद प्राप्त हो गया। ये क्या है? अभिकारक अणु दूसरा, अभिकारक अणु बी, समझ में आया ना? और किसका अणु? ये एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये है एथिल एल्कोहल। समझ में आ गई होगी रिएक्शन, बहुत अच्छी तरह से रिएक्शन समझ में आएगी। ठीक है साथियों, आपको इसका एक और एग्जाम्पल करवा लेते हैं। एक होती है शीश कक्ष्य विधि। शीश कक्ष्य विधि में सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो वो कैसे बन रहा है ये देखते हैं। देखिए, आपको रिएक्शन बता देता हूं। शीश कक्ष्य विधि, शीश कक्ष्य विधि, शीश कक्ष्य विधि में होता क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2, ठीक है, क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 2 6, यहाँ पर 2 लिख दूँ तो ये होगा रिएक्शन बैलेंस। ये तो है साधारण रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर उत्प्रेरक जो लिया जाता है वो लिया जाता है NO। क्या लिया जाता है? NO, NO लिया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। अब यहाँ पर जो है ये NO और ये O2, तो ये जो बन रहा है 2NO2 बन जाएगा। 2NO2 रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख दिया, 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। अब अगली स्टेप में क्या होगा? ये जो है ये तो हो गया उत्प्रेरक, उसी तरीके से उत्प्रेरक, और ये अभिकारक अणु A, अभिकारक अणु A, ठीक है, और ये बन गया माध्यमिक यौगिक, माध्यमिक यौगिक। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अब अगली स्टेप में ये जो SO2 लिया प्लस NO2, ठीक है, प्लस NO2, तो ये जो है यहाँ पर जो बन जाएगा आपको, ये यहाँ से ये ऑक्सीजन इधर से छीन लेगा, ऑक्सीजन छीन लेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा SO3 प्लस NO, SO3 प्लस NO। तो यहाँ पर ये जो है माध्यमिक यौगिक, अभिकारक अणु B, और यहाँ पर आपको मिल गया उत्पाद, ठीक है। समझ रहे होगा आप मेरी बात को, ठीक है। SO2 प्लस NO2, तो एक ऑक्सीजन इधर आ गया, तो ये क्या बन गया? SO2 की जगह बन गया SO3 और यहाँ बच गया NO। समझ में आ रही रिएक्शन? ये आपको वापस उत्प्रेरक वापस मिल गया। तो ये भी माध्यमिक यौगिकों के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है, ये रिएक्शन भी। समझ में आ गई? सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनना, ये भी इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। यहाँ पर उत्प्रेरक कौन है? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। NO क्या है? यहाँ पर उत्प्रेरक है, और ये बन रहा NO2 बन रहा है। पहले नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ, NO2 बना, NO2 माध्यमिक यौगिक है। इस माध्यमिक यौगिक ने सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, वापस उत्प्रेरक आपको वापस मिल गया। तो आपको दिख रहा ना, दर्शन हो रहा है ना कि ये माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के आधार पर बात कर रहे हैं। सारी बातें समझ में आ गई? एक बार और पढ़ लो माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत, कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत सममांगी उत्प्रेरण है। सममांगी उत्प्रेरण की खासियत है कि जो इनकी अवस्था होगी, ठीक है, अगर ये दोनों गैस है, ये दोनों गैस है, ये दोनों गैस है, तो ये भी क्या होगा? गैस होगा। उत्प्रेरक भी क्या होगा? गैस होगा, ठीक है। अगर ये लिक्विड है तो ये भी क्या होगा? लिक्विड होगा। मतलब सममांगी उत्प्रेरण का एक एग्जाम्पल है। मतलब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था क्या होगी? समान होगी। तो माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत सममांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक में से एक अभिकारक और उत्प्रेरक पहले क्या करेगा? अभिकारकों में से एक अभिकारक और उत्प्रेरक परस्पर संयोग करके एक माध्यमिक यौगिक बना रहा, ठीक है। अभिकारकों में से एक अभिकारक और उत्प्रेरक परस्पर संयोग करके क्या बना रहा? माध्यमिक यौगिक बनाते हैं। माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक, ये दूसरा अभिकारक आ गया, माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? उत्पाद बनता है, और वापस उत्प्रेरक क्या हो जाता है? मुक्त होता है। मुक्त होकर पुनः अपने मूल रूप में आ जाता है। यह क्रम चलता रहता है और अभिक्रिया तीव्र वेग से चलती रहती है। बहुत अच्छा काम कर रहा है भैया यहाँ उत्प्रेरक। मान लो A, B 2 अभिकारक हैं, A और B 2 अभिकारक हैं।
तथा सी क्या है, उत्प्रेरक है, और AB क्या है, अभिक्रिया में प्राप्त हुआ उत्पाद है। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक C की उपस्थिति में अभिकारक A और B से उत्पाद AB इन पदों में होता है। A से C, AC माध्यमिक यौगिक बना, AC से B संपर्क किया, AB उत्पाद बन गया, C वापस निकल गया। और अगर C की अनुपस्थिति में होगी, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में होगी रिएक्शन, तो ऐसे होगी ये कि A + B से AB बन गया। ये इस टाइप से माध्यमिक यौगिक का काम क्या है, अगर डायरेक्ट रिएक्शन हो रही तो। और डायरेक्ट रिएक्शन ऐसे क्या होगी, बहुत स्लो होगी, टाइम लग जाएगा, समय लग जाएगा, इसलिए अपने को किसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, उत्प्रेरक की। तो मेरे हिसाब से भाइयों आपको ये जो है रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। रिवीजन कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और सिस्टमेटिक अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।